वेलकम। दिशा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अभी तक मैंने बताया था आपको मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी और अदर फैक्टर के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन का तीन टाइप हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड किसको कहते हैं? जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। सैचुरेटेड मींस अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहें, a solution which contains maximum amount of solute, dissolve in it, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या होता है? दो प्रोसेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होता है। एक होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन और दूसरा होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल नहीं होता है अनलेस द सॉल्यूशन इज हीटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब कहते हैं जब इसमें मैक्सिमम अमाउंट से कम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको कहते हैं जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड तब होता है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, देन वी गेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब जो कोई भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे पोलर सॉल्यूट जो होता है जनरली पोलर सॉल्ट में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है पोलर किसको कहते हैं, नॉन पोलर किसको कहते हैं, है ना। कहा गया है कि सॉल्यूट तभी किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जब उसके बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सिमिलर इन नेचर होता है, और उसको हम डिफाइन करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक में। यानी पोलर सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब पोलर नॉन पोलर कैसे हम पता करेंगे? पोलर किसको कहते हैं? जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं है या नॉन जीरो वैल्यू है डायपोल मोमेंट का, म्यू को कहते हैं डायपोल मोमेंट। अगर पढ़े क्लास 11 में डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे म्यू हमको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इंटू 2a, ठीक है। डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है देन विल गेट अ डायपोल, ठीक है। तो डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम म्यू नेट अगर निकालना चाहें तो वेक्टर ऑफ एडिशन लगाएंगे। जैसे हम दो अलग अलग डायपोल मोमेंट है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं है वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, और अगर
नॉन पोलर कहा जाए तो नॉन पोलर क्या हो गया, नॉन पोलर हो जाएगा जिसका म्यू नेट 0, जैसे CO2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भले पोलर है लेकिन इसका नेट डायपोल 0 आता है, म्यू नेट इसका 0 आता है क्योंकि इसका एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब पोलर नॉन पोलर कैसे हम समझेंगे, ये तो समझ में आ गया। पोलर जिसका नेट डायपोलमेंट नॉट इक्वल टू 0, डायपोलमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। म्यू नेट कैसे निकाले, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। और नॉन पोलर किसको कहती है, जिसका नेट डायपोलमेंट 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते कैसे, जैसे हम अगर बोले पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, तो जिसका सॉल्वेंट कौन सा पोलर सॉल्वेंट हो गया, जिसका नेट डेवलपमेंट 0 के इक्वल ना हो। जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस, ये पोलर है क्योंकि इसका लीनियर शेप नहीं होता है, तो इसका नेट डेवलपमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा। फिर CH3OH और C2H5OH, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, इसका भी डेवलपमेंट जो होगा ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऊपर की तरफ, तो इसका म्यू नेट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका भी म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर एक और हो सकता है अमोनिया, अमोनिया भी अगर देखा जाए तो ये एरो दिखा रहा है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा जो है पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट को भी दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पोलर सॉल्वेंट जो होता है दो तरीके का होता है, पोलर सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक, ठीक है, और एक होता है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ठीक, तो यहाँ पे प्रोटिक बोले मतलब जो प्रोटॉन देता हो, यानी वैसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन देता है, दैट सॉल्वेंट इज नॉन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जैसे वाटर है, वाटर कैन गिव अप H+ आयन, या CH3OH है, NH3 है, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, बिकॉज दे कैन गिव H+ आयन, यानी ये H+ देगा, और ये क्या होता है, कैन नॉट गिव प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन देने की कैपेसिटी नहीं होती। जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड भी, लिक्विड SO2 भी यूज करता है जो सॉल्वेंट। ठीक है, या BrF3, लिक्विड BrF3, ये भी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ये सारा क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट गिव प्रोटॉन इन देयर एक्वॉस्मिटी। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम लोग को समझ में आ गया कि पोलर सॉल्वेंट किसको कहे, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको कहे। पोलर सॉल्वेंट का दो टाइप हो गया, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दो टर्म बताए थे कि डिसोल्यूशन क्या होता है, जब सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन दो तरह का बताया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हुआ जिसमें फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल नहीं है, और अनसैचुरेटेड तब हुआ जब उसमें मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या हुआ, जब उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्दर और एडिशन करते हैं, देन वी गेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर से सॉलिबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड होता है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है और एक एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। तो जैसे एंडोथर्मिक में क्या होगा, डेल एच सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, और इसमें डेल एच सॉल्यूशन जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक, जैसे अगर हम सॉलिड सॉल्यूट लिए प्लस लिक्विड सॉल्वेंट लिए, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, अगर मान लो डेल एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं ली चिटेली प्रिंसिपल का। ली चिटेली प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मींस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन, इट वुड टेंड टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन वेयर इट कैन अंडू द इफेक्ट या वेयर इट कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट। इक्विलिब्रियम तब कहते हैं जब दो अपोजिंग प्रोसेस
इक्वल रेट से होता है। जैसे कि अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो अपोजिंग प्रोसेस होता है, एक होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन और दूसरा प्रोसेस होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट का यानी कि सॉलिड सॉल्यूट का डिसोल्यूशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन का रेट बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाए तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। किस प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, और अगर मान लें रिवर्स हो जाए प्रोसेस, जैसे अगर मान लो ये इंडोथर्मिक ना होके एक्सोथर्मिक हो जाए, तब क्या होगा। जैसे मान लो सॉलिड सॉल्यूट है प्लस लिक्विड सॉल्वेंट है और डेल एच सॉल्यूशन नेगेटिव। अब क्या होगा, लीच प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं किस प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो गया। तो कुछ सॉलिड का जो सॉलिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, जैसे NaCl, KCl, सॉलिबिलिटी ऑफ सच सॉलिड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। तो दो तरीके का डिसोल्यूशन हो सकता है सॉलिड सॉल्यूट का, एक एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो सकता है और एक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो यहाँ पे दिमाग में रखने वाली बात है कि जो प्रेशर जो होता है, जो सॉलिबिलिटी होती है सॉलिड की, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, solubility of solid in a liquid solvent is independent of pressure, मतलब pressure has no significant impact on the solubility of solid in liquid solvent। तो रीजन ये होता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस। तो प्रेशर विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, इट वुड हैव नो इम्पैक्ट। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएं या प्रेशर घटाएं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड विल रिमेन्स अनचेंज ऑन चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड का सॉलिबिलिटी जो होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें दो पॉइंट जो होता है आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। पहला लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस into constituent ion is called lattice enthalpy। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल एल एच से। तो डेल एल एच पढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी लैटिस एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा। लेकिन ये सॉलिबिलिटी को क्या करता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है आयनिक सॉलिड का वो डिक्रीज करेगा अगर लैटिस एंथैल्पी क्या हो, इंक्रीज करे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि लैटिस एंथैल्पी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड बढ़ता है, लेकिन सॉलिबिलिटी जो होता है आयनिक सॉलिड का वो डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग लैटिस एंथैल्पी। एक फैक्टर और काम करता है, वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of cation or anion
combine with water to form hydrated cation or anion. जैसे Na+ जो होगा वो n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन करेगा तो Na+ एक्वस बना देगा, यानी Na+ जो होगा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो, तो ये हाइड्रेटेड कैटायन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कैटायन। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी को ΔH हाइड्रेशन से डिनोट करते हैं। तो ΔH हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी घटता है, सॉलिड में स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, लेकिन ΔH हाइड्रेशन अगर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है हम हाइड्रेशन एंथैल्पी से पता कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी पे उसका असर क्या होगा। और जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों फैक्टर को दिमाग में रखते हैं। जैसे मान लो A भी एक सॉलिड है और ये n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन बना रहा है A+ एक्वस प्लस B- एक्वस। तो इसमें दो प्रोसेस होगा, एक तो लैटिस एंथैल्पी होगा, वो टूट जाएगा A+ में और B- में, फिर ये n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस को हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जब ΔH सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो दोनों प्रोसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ΔH सॉल्यूशन इक्वल टू ΔH लैटिस प्लस ΔH हाइड्रेशन। अब ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब इसमें केस 1 क्या हो सकता है कि ΔH लैटिस जो है वो स्लाइट ग्रेटर हो ΔH हाइड्रेशन से, तो जो ΔH सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और सॉलिबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, केस 2 तब हो सकता है जब ΔH हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ΔH लैटिस से ग्रेटर हो, तब इस केस में जो ΔH सॉल्यूशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोड यूज किया, जैसे मान लो ये -30 है और ये 25 है, तो इसका मोड हो जाएगा 30, इसका 25। तब इस केस में सॉलिबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, केस 3 हो सकता है जब ΔH लैटिस का वैल्यू वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ΔH हाइड्रेशन होगा, तो सॉलिबिलिटी जो होता है क्या कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन विल नॉट अकर एट ऑल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स कि सॉलिड टूटेगा ही नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड विल नॉट अकर एट ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आयनिक सॉलिड कैसे डिसॉल्व करता है। और आयनिक सॉलिड जनरली किस में डिसॉल्व होता है, वो वाटर में डिसॉल्व होता है, और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो लोग पढ़े भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने के कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि कितना इफेक्टिवली जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो डिक्रीज करता है ना। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 81 के अराउंड होता है वाटर का, जो कि इसको आयनिक सॉलिड के डिसोल्यूशन में हेल्प करता है। और बाकी जितना भी सॉल्वेंट होता है उनका डाइलेक्ट्रिक्स बहुत कम होता है, जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये सभी सॉल्वेंट है, लेकिन ईथर है और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, इन सबका के का वैल्यू क्या होगा, लो होता है। और वाटर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हाई होता है, जो कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।